इसका साथी यहाँ से आ गया, वो इधर से आया, हथौड़ी ले गए। ये देखो, ये रूम है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी ब्लड है। एक बार अंदर जाके उसके बाद इन दोनों ने 12 बजे के आसपास इस कमरे में गए और जब ये निकले तो वो जो है बंद कर दिया DVR। उसके सिर में लगा तो वो एक हथौड़ी उठ गई, उठ के यहाँ गिरी, तो उसने दूसरा यहाँ मार दिया। अच्छा, दूसरे हथौड़े पे भी इस तरह से रेंग के इधर चली गई। वो नहीं है, ये है वो कमरा। अच्छा, इसका इस सामने जो आप कमरा दिख रहे हैं, दरअसल इसी कमरे में मुफ्ती साहब की बीवी, एक हथौड़ा उसके हमारा सिर में और जो छोटी वाली यहाँ सो रही थी उसके मारा। तो क्या बहुत मारपीट तक करते थे बच्चों के साथ? पर मुझे बस आयुष आलिम इतनी नफरत ले रहा मेरे लिए अपने दिल में। तो क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ना हमारा क्या लगा, जो ना सा काम करा होगा हमारा कुछ नहीं लगता। आपका बेटा क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं? कर सकता, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरा बालक ऐसा नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, यूपी के बागपत में जो हुआ है वो आप सबने देखा होगा और सुना होगा। और आज जो मैं आपको इस केस के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई कैसा ऐसा कर सकता है। जो शुरू में अभी आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आपको इस केस के बारे में असलियत पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि मौलाना जो कि एक मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाया करते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे, उनके पूरे परिवार को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बारे में जो अपडेट निकल के आई है, जो खबर निकल के आई है, वो बहुत चौंकाने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों ने इस कांड को अंजाम दिया मेरे दोस्तों, मगर सच्चाई कुछ और है। जो कि जिनके साथ ये मौलाना है और उनके साथ जो हादसा हुआ है उन्होंने बताई है, वो भी पूरी डिटेल के साथ। मगर दोस्तों मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाने जा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ये घटना का रिक्रिएशन किया था उन आरोपियों के द्वारा, कि कैसे कैसे उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तो यही पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश करते हैं SHO साहब से। सर प्लीज़। जी, ये मस्जिद है, इसके 2 पोर्शन है। ऊपर के पोर्शन में जो मुफ्ती साहब हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसके ऊपर में, और एक पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी बैठ के बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। और ये इधर हाथ धोने का टॉयलेट। और यहाँ जो CCTV कैमरे हैं, एक कैमरा ये है यहाँ, ये जो है सैफी साहब, ये उसे कवर करता है जीने को, जो मस्जिद की छत पे जा रहा है। और एक कैमरा ये हमारा वो है जहाँ पे इन सारे कैमरों का DVR रखा हुआ है अंदर। अच्छा, जहाँ पे इनका सेटअप था DVR का। तो जो 2 बच्चे थे जो यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, यहीं पे 8th क्लास में, और वो यहाँ पे भी आगे पढ़ाई लेते थे उनसे। तो वो पहले आए, उनकी जो है इन्होंने 2 बार पिटाई कर दी थी पहले। जो उनमें जो बड़ा था उसकी पिटाई कर दी थी, और जो छोटा वाला था उसकी 1 ही बार करी थी, बड़े की 2-3 बार कर दी थी। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी 1 बार उसे डांट दिया। इस बात को ये जो है बहुत ज़्यादा मन से लगाए हुए थे। तो उस दिन इन्होंने ये बात इनके मुंह से सुन ली मुफ्ती साहब के, कि मैं जो है देव बन जाऊंगा, वहाँ पे अफगानिस्तान का डेलीगेशन आ रहा है और मैं जो है उनसे जो है मिल के आऊँगा, क्योंकि ये जो है ये भी जो है मतलब देवबंद से ही जुड़े हुए हैं यहाँ पे मुफ्ती साहब जो हैं। तो इन लोगों ने प्लान बना लिया कि आज जो है ये यहाँ पे अकेली रहेंगी और हमें जो है इनके साथ ये वारदात करनी। उसके बाद इन दोनों ने 12 बजे के आसपास इस कमरे में गए और जब ये निकले तो वो जो है बंद कर दिया DVR। अच्छा, वो जो ये अंदर जाता है बच्चा, तो वो कौन से कैमरे में आ जाता है? उससे पहले DVR बंद करने से पहले वो बच्चा इधर से जाता है छत पे। अच्छा, छत पे यहाँ खड़ा था पहले, उसने देखा, फिर यहाँ से गया छत पे। तो 13-14 मिनट बाद वो फिर वापस आया। वो छत पे रहता है? हाँ, और फिर वापस आके यहाँ खड़ा हो गया, फिर अंदर जाके उसने वो बंद कर दिया। इस बात का इसराना को पता नहीं चल पाया था कि वो ऊपर आया? वो मैं अभी आपको जो ऊपर जाके वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाता हूँ। अच्छा, एक बार यहाँ से दिखाई देते हैं कि वो यहाँ से कैसे गए। ये दो जीने हैं। जो इनमें बड़ा था वो इस जीने से आया। अच्छा, और यहाँ से बच्चे भी कूद जाते हैं, इससे ईंट लगनी थी। जब हमने सीन रिक्रिएट किया तो 2-4 ईंट गिर गई। यहाँ से उसने चढ़ के देखा कि यहाँ उनका मौलवी साहब की फैमिली रहती थी इधर की। बस यहाँ पे पैर रखे थे। देखो, आप देख लोगे, आप देखो यहाँ तक ये है, तो बहुत वो नहीं है, ये है वो कमरा। अच्छा, इसका इस सामने जो आप कमरा दिख रहे हैं, दरअसल इसी कमरे में मुफ्ती साहब की बीवी, ये मस्जिद का हुजरा है। यहाँ से आप दिखाने की कोशिश करना, ये हुजरा है जहाँ पर मौलवी साहब रहते थे। इसमें एक कमरा है, लेटरिन बाथरूम, बाकी सब चीज़ें हैं। और यही वो जगह थी, क्योंकि आसपास की जो दीवारें हैं वो लगभग सामान्य से कम थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो शायद बाहर के लोगों को किसी को दिखाई भी नहीं देगा। और इसलिए वो जब लड़का आता है तो इस जगह से आता है, सामने इस जीने से होता हुआ। यहाँ आने के बाद उसने इस जगह पर जो ईंटें रखी हुई हैं यहाँ पैर रखता है और ये देखता है झाँक कर कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन अंदर दरवाज़ा बंद था और इसी के अंदर दरवाजा खुला था। उसने देख लिया कि वो सो रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो उसके बाद वो गया वापस।
और उसने नीचे जाके वो जो है सीसीटीवी कैमरे की जो जहाँ डीवीआर रखी वहाँ से उसे स्विच ऑफ कर दिया उसे। अच्छा, यहाँ पहले जो 14 मिनट के 14 मिनट उसने यहाँ रह के करी पूरा कि वो कहीं जाग रही हैं, फ़ोन वोन तो नहीं चला रही या कुछ है। तो जब उसे पक्का हो गया कि वो अंदर सारे बच्चों के साथ सो रही हैं तो वो 13-14 मिनट पे यहाँ आया नीचे और उसने सीधे जाके वो कैमरा बंद कर दिया। इस ऊपर जाने और आने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सबसे शुरू में कहा कि मैं ऊपर मिस्त्री जो है उनसे बात करने गया था और उस दिन मिस्त्री थे ही नहीं ऊपर कोई काम चला है क्या? हाँ हाँ, बहुत इतनी सारी ईंटें पड़ी हैं तो उस टाइम काम चल रहा है। उसने कहा कि मैं जो है ऊपर गया था मिस्त्री से बात करने, लेकिन ऊपर कोई मिस्त्री था ही नहीं। ये दूसरा जीना है जी ना। और उसके बाद वे गए, एक लड़का उसने यहाँ से उठाया अलमारी से एक हथौड़ी, ये जो अलमारी है यहाँ से उसने हथौड़ी उठाई, यहाँ रखी थी एक हथौड़ी। राज मिस्त्री जिस विसोली से चिनाई का काम करते हैं, एक कन्नी होती है, एक विसोली होती है, एक तरफ धार होती है और दूसरे वो हथौड़ी जैसा रूप होता है। तो वो विसोली इस जगह पर रखी हुई थी, यहाँ से वो विसोली उठाई जाती है, उठाने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये जीना है। वो यहाँ से आए, ये मस्जिद का हुजरा है जिस हुजरे की अभी हम बात कर रहे थे। हुजरा यानी कि कमरा। इस कमरे में मौलाना साहब अपनी अहलिया के साथ यहाँ रह रहे थे। उनकी 2 बेटियाँ होती हैं और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो मुफ्ती साहब की अहलिया यानी कि उनकी बीवी करीब 5 या 6 महीने की गर्भवती भी थी जब उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो यही मौलाना साहब हैं। हाँ, तो एक लड़का उसका साथ में आया, फिर अंदर वाले जीने से जो छोटा वाला था वो फिर स्विच ऑफ करके यहीं से आया, उतर के इस खाट पर पैर रखे यहाँ वो आया यहाँ पे उनके साथ। और इसका साथी यहाँ से आ गया, वो इधर से आया, हथौड़ी ले गए। ये देखो ये रूम है अभी भी यहाँ पे काफ़ी ब्लड एक बार अंदर जाके वो यहाँ लेट रही थी। अच्छा, वो यहाँ पर लेटी हुई थी इसराना। एक बच्चा उनका यहाँ लेटा हुआ था, इसराना यहाँ पर लेटी हुई है एक बच्चा इधर था और जो छोटा बच्चा उनके साथ यहाँ था और जो बड़ी बेटी थी वो इधर थी बेड पे। तो वो आया, उसने सीधे आके उनकी इसराना के मारा। तो ये देखो ये पहले हथौड़े का है, मतलब सोते हुए पे आके उसने हाँ, हमला कर सीधा दिया। मारा। तो जब उनके सिर में लगा मरी उठ गई, उठ के यहाँ गिरी तो उसने दूसरा यहाँ मार दिया। अच्छा दूसरे हथौड़े पे भी इस तरह से रेंग के इधर चली गई। तो यहाँ उनकी बॉडी पड़ी थी आधी अंदर आधी बाहर। अच्छा, इतने में ही जब 2 हथौड़े लगे तो बच्चे जग गए। तो जब बड़ी बेटी जगी तो उसने 2 मार दिए, उसने जो हथौड़ा था वो दूसरे को दे दिया, एक हथौड़ा उसके, और जो छोटी वाली यहाँ सो रही थी उसके मारा। इतने जो बड़ा वाला था जिसने पहले 2 मारे उसने यहाँ से चाकू उठाया इनके घर का ही। अच्छा अच्छा, रेतने के बाद वो आए बाहर और इधर बाथरूम में जाके उन्होंने हाथ धोए। इसी बाथरूम का इस्तेमाल भी किया था। तो यहाँ पे भी उनके वो थे उस टाइम निशान लग रहे थे। अच्छा, हाथ धोए अंदर जाके टंकी पे और आगे चाकू उसने इसकी छत पे फेंक दिया ऊपर। चाकू यहीं से फेंक दिया। हाँ, और ये कर दिया बंद ताकि कोई नीचे से आए ना। अच्छा, बाद में जो बच्चे आए थे 6 वो लगातार इस दरवाजे को पीट रहे थे। हाँ, बेइज्जत पीट रहे थे। फिर वे बच्चे भी यहीं से आए हैं, उन्होंने देखा है जो इनके स्टूडेंट हैं बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, तो वो भी फिर यहीं से ही आए इधर से। और ये दोनों फिर यहाँ से इस पे रख के पैर, वो जो निशान लग रहा है उधर की तरफ रख के पैर चढ़ के, और एक जना जाके एक जना तो गया कपड़ों पे कलफ लगवाने और एक जने ने जाके कबड्डी खेली। नीचे जो वो गया दूसरा एक चीज़ रह गई, तो उसने जो हथौड़ी अलमारी से उठाई थी वो उसने इस जगह गिरी। आ जाओ आपको बता दो। अच्छा, वो हथियार मतलब जो आला कतल है वो एक तो छत पे फेंक दिया था, चाकू तो छत पे फेंक दिया और जो हथौड़ी है मतलब विसोली उसको यहाँ पर उसने डाल दिया। अच्छा, इधर इसके अंदर। फिर उसी की निशानदेही पे उसको हाँ बंद कर लिया। हाँ, वो पूरा सीन रिक्रिएट किया है, उसकी वीडियो है, मैं दिखा दूंगा आपको। और उसके बाद वो जो है यहाँ से चले गए। फिर ये है मुफ्ती साहब बता देंगे। उसके बाद आए 2 बजे और 2 बजे आके उन्होंने ही फिर ये सीसीटीवी ऑन करा। एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर वो सीसीटीवी कैमरे ना लगे होते तो क्या ये जांच इसी दिशा में चलती जिस दिशा में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करते हैं? फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और खुद इनसे पूछा था मौलवी साहब से हमने, तो इनका भी शक उन बच्चों पे नहीं था। हाँ, एक दो महीने पहले इनकी यहीं के रहने वाले एक आध व्यक्ति से जो है मतलब झड़प हो गई थी, तो उसी का नाम ये बता रहे थे कि भाई मेरा तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो दीन ईमान की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। यहाँ रो रहे हैं अभी भी, देखो कि मेरा कोई ऐसा था ही नहीं कि कोई मेरे साथ इतना बुरा कर दे। लेकिन अगर वो कैमरे नहीं होते तो ये घटना इतनी जल्दी नहीं खुलती। लेकिन इनके जो ससुराल वाले हैं एकदम से उन्होंने तहरीर दी और तहरीर में देने के बाद इन पर ही आरोप लगाया कि इन्होंने कुछ करा होगा, ये करवाया होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा इनका जो है इनकी जो मिसेस थी उनके साथ विवाद चल रहा था। 1-2 बार जो है इन्हीं के रिश्तेदारों ने बैठा के वो जो है इनका विवाद चल रहा था, उसे सॉर्ट आउट करा दिया था। तो उस टाइम उनके दिमाग में पहली बार ये आया कि भाई इतनी बड़ी दुश्मनी किसी को हो नहीं सकती मौलवी साहब से कि उनके बच्चे मारे और उनकी मैडम का वो जो है मर्डर कर दे। फिर मौलवी साहब के ऊपर पैसे रखे थे, उन्होंने भी जेवर पहन रखे थे, कोई किसी ने लिया नहीं कि लूट उट का कोई इरादा ऐसा था नहीं। कितने रुपए थे? जो मौलवी साहब ने बताया वो 55,000 रुपये बताए। अच्छा, 55,000 रुपये वैसे ही रखे थे और उनकी पत्नी के कुछ जेवर थे वो भी वहीं पे ही थे सब, मतलब कोई लूट उट हुई नहीं थी। तो उनका जो पहला शक गया तो यही लगा कि भाई अगर कोई वैसे आते बदमाश आते तो चलो कुछ ना कुछ लेके जाते, और हत्या करके गए हैं और इनका विवाद चल रहा था तो इन्होंने शायद
वो हत्या जो है अपने आप करी है या फिर करा दी है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कम से कम 6 वार तो ऊपर किए गए हैं जी। और चेहरे पर, सर पर, और फिर चाकू से भी वार किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गुस्से की निशानी है, जिससे पता चलता है। तो क्या इतनी ज़्यादा मारपीट होती थी इन बच्चों के साथ? नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे पूछे, यहाँ पे और भी बच्चे हैं। मौलवी साहब ने कई बच्चों के यानी कि वही याद, क्या कहते हैं उसे, खतरी सिपरा, हाँ सिपारा अगर किसी के याद नहीं होता है तो उसके संबंध में मौलवी साहब डांट देते हैं या फिर थोड़ी बहुत पिटाई कर देते हैं। कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि केवल उन्हीं 2 बच्चों को कुछ कहा हो। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी, लेकिन अलग अलग पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ। और लड़के लगभग 30-40 लड़के होंगे यहाँ पे, या ज़्यादा होंगे, यही बता सकते हैं सही। 100-150 बच्चे के आसपास बच्चे पढ़ते हैं और लगभग सभी को डांटते भी रहते हैं मौलवी साहब, सबको पढ़ाते भी हैं। कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी कि कोई इतना काम। बच्चों का जो फैमिली हिस्ट्री है वो क्या है? कोई बिल्कुल उनकी फैमिली हिस्ट्री सही है। वो एकदम मजदूरी करने वाले लोग हैं। और जो बड़ा वाला है उसके पिताजी बेंगलोर में जो है कपड़े की फेरी लगाते हैं, और जो छोटा वाला है उसके पिताजी भी वहीं लगाते थे, लेकिन फिलहाल भी यहीं गाँव में ही है उसके सुभान। एक चीज़ है कि गांव के लोग, मैंने देखा है, बातचीत किया, वो एकदम संतुष्ट हैं कि आपने जांच की है, वो बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन जब ये कहानी दूसरे लोगों तक पहुंचती है, ज़िले को पार करती है, प्रदेश को पार करती है, तो लोगों को लग रहा है कि पुलिस का कोई इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों ऐसा ये खुलासा किया है। अब उनके अपने अपने व्यूज़ हैं हर घटना को देखने के लिए, हर आदमी के अपने व्यूज़ हैं, वो अपने मतलब से इस चीज़ को देख रहे होंगे। लेकिन हमें तो जो फैक्ट आए सामने उसी के आधार पर कार्रवाई की है। खुद उनके माता पिता से भी उन बच्चों को मिलवाया है, उन्होंने अपने माता पिता के सामने भी एक्सेप्ट करा है। ग्राम प्रधान भी गए थे, कुछ और लोग भी गए थे, तो उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने जज साहब के सामने भी जाके बताया सब। संभवतः ये शायद इंडिया के इतिहास में ऐसी चुनिंदा घटनाओं में से एक घटना होगी जब मस्जिद के अंदर किसी मौलवी साहब के परिवार का कत्ल हो जाता है। ये वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से घटना होती है और उसका खुलासा होता है तो वो बिल्कुल यकीन ना करने वाली बात थी। लेकिन जब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे मिले और उसमें देखा तो सीसीटीवी कैमरे में एक लड़का है जो आता हुआ दिखाई देता है, और फिर जब फिर से वो कैमरे ऑन होते हैं, शुरू होते हैं, क्योंकि उन्हें बंद किया गया था जब घटना हुई थी, तो इस बीच में वो जाता हुआ दिखाई देता है। और एक दिलचस्प बात और है कि जब ये करीब 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, एक बच्ची, उसकी मम्मी का मोबाइल गुम हो गया था, तो वो ये देखने के लिए कि मोबाइल कोई लेके तो नहीं चला गया है, तो वो सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए आई थी यहाँ पर। इसी बीच में जो लड़का था जिसने कैमरे को बंद किया था, उसी लड़के ने उस लड़की को डांटते हुए कहा कि फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो उस वक्त आया था उस सीसीटीवी कैमरे को शुरू करने के लिए। गाँव के लोगों से अगर हम बात करें एक बार कैमरा दिखाने, तो गाँव के लोग इस जाँच को लेकर पूरी तरह से मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं कि बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं मौलाना साहब से मिलना चाहूँगा, और आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दलवान आपस में लड़क रही थी, अबू वो नहीं दे रही मुझे, फिर मैं दही से कुछ खत्म कर दिया। मौलाना साहब, जो भी जांच हुई है जिसमें 2 लड़के आए हैं, इन्होंने कत्ल किया है जी, तो गांव के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल यही बात है, इन्होंने ही किया है। लेकिन जब बात दूर तक पहुंचती है तो वो लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस ने कुछ इस मामले में कुछ खेल कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? अब एक बात बताइए, योगी सरकार इतनी सख्त सरकार है, ये कुछ भी गलत नहीं होने देती। अब बताओ, और छोटे से छोटे अधिकारी से लगा गया बड़े अधिकारियों तक यहाँ सब मौजूद थे, और सबने एक अंक की जांच करी। अब हम दूसरी बात करते हैं, जब आप देवबंद में गए हुए थे, तो वहाँ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, आप उनके स्वागत समारोह में पहुंचे थे। हमारा उससे कोई लेना देना ताल्लुक नहीं था जी, उसकी नहीं हंस गए थे। आप जो वहाँ गए थे तो तभी आपको ये पता चला था कि इस तरह से आपके घर में ये वारदात हाँ जी, 3:45 बजे के लिए फोन गया था। लेकिन जब यहाँ आप आते हैं, आपके आने से पहले शायद आपके ससुराल वाले भी यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ तहरीर दी थी। ऐसी क्या वजह थी, ऐसी कौन सी बात थी जो आपसे इतना नाखुश थे कि उन्हें ये एहसास होने लगा कि जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है? बात ऐसी है जी, असल में एक तो बात यह है कि जिसकी लड़की चली जा, वो तो फिर ये सोचा है कि लगा मेरा तो मरी गया। जिसे रिश्तों की कदर नहीं होती ना, और जिनके अंदर रिश्तों की भावना ही नहीं होती, वो सब ऐसी बातें करते हैं। मेरे बच्चों का आप मीडिया आज रहना यही मौजूद, और मैं आपको दिखाऊंगा किसी चीज़ की मेरे बच्चों को कमी नहीं थी, लगा छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ तक। तो बताओ, आपके आने से पहले गांव वाले से बातचीत की थी, गांव वाले ये सब बता रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो आपके ही खिलाफ तहरीर दी कि आपने ये सब कराया होगा? अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरे ना होते तो फिर पुलिस के लिए जब तहरीर आई थी, वो कहीं ना कहीं तहरीर आप पे ही प्राइम सस्पेक्ट थे आप। और ऐसी स्थिति में जो भी आपके नज़दीक रहे होंगे, जिनसे आप बात करते होंगे, जिनके घर जाते होंगे, जिनके खाना भी खाते होंगे, या फिर कई बार दोस्ती भी होगी आपकी, तो फिर वो भी सब रडार पे आ जाते। असल में हमारे ससुरालियों में जो है ना जी, मेरा साला, उसका तो दिमाग चल लिया, उसे रिश्तों की कदर का नहीं पता। उसने मेरी बच्ची छीन ली मेरे से, मुझे आखिरी टाइम में मुझे चेहरा नहीं देखने दिया उसने, और उससे जबकि सबसे ज़्यादा पैसा था। मेरी बच्ची मेरे बिना सोया भी नहीं थी जब तक मैं यहाँ था। तो आपको वहाँ भी नहीं जाने दिया जहाँ पर सुपुर्द खाक हुआ इनका? नहीं जी, मुझे नहीं दान दिया। मुझे तो क्या था, क्या लगा अगर सुनने में तो कोई भी आ गया ना, उन्हें हाथ भी पिट के हम छोड़ नहीं बिल्कुल भी। और यहीं से थोके थाने दोगट पे भी वो जो है लड़ाई करने के लिए तैयार था, बिल्कुल लड़ाई होने से बाल बच्चे हमारे घर के बिल्कुल अलग हो कि भाई ऐसा है, लड़ाई ना करो, हम हुई मौत के मुंह में है। पहले ही उस आदमी ने इतनी विश्राम नहीं करी, एक तो मेरा ही नाश हो गया। अजी कोई भी आदमी हो, कौन ऐसा गैरतमंद आदमी होगा जो अपनी 2 बच्चों को अपने हाथों से अपनी वाइफ को कत्ल करेगा? 9 साल मेरी शादी को हो गए,
9 साल मेरी शादी को हो गया, आज तक तो मैंने कुछ नहीं करा था। आज 9 साल के बाद जब मेरा घर बस गया, मुझे बुढ़ापे की तरफ को मैं जा रहा हूँ, आज मैं कत्ल करूँगा? आप बताइए। सही बात है। मैं बैठ कर बयान करता जैसे हूँ, अभी सामाजिक ये मामला होगा, इसमें कोर्ट में जाएगा, पैरवी होगी, तो इसकी पैरवी वगैरह आप ही करेंगे ना? उनकी हाँ शादी जी, मैं ही करूँगा, और कौन करेगा इंसाफ? मैं ही करूँगा। इंसाफ देना अपने बच्चों को, इतना जुल्म के जालिमों का इतना खात्मा नहीं होने का, इतना इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, जिलो जान सब लगा दूंगा। एक बात बताइए, जैसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने करीब 6 बार किए हैं चेहरे पर, सर पर, तो इससे पता चलता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो क्या बहुत मारपीट तक करते थे बच्चों के साथ? अजी बस पढ़ाई नहीं करते थे। हाँ, यूँ नालायक जो है, जब कभी याद ही नहीं करता था, हमेशा गुन कर जाता था, मैं भाई पढ़ ले। हम सोचते थे मगर रमजान आ रहा है, कुरान ऊपर से कुरान सुना लगा, पर मुझे पता आयु जालिम इतनी नफरत ले रहा मेरे लिए अपने दिल में। उन्होंने ये बोला कि पहले उनको मारा है इसराना को, बाद में फिर मुफ्ती इब्राहिम को मारते हैं, ऐसा भी कुछ? ऐसा बोला उन्होंने वहाँ चौंकी में, इनके सामने, पुलिस वालों के सामने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सारी प्लानिंग अपनी बताई, एक एक बात को बोल गया, कोई दाव दबिश नहीं दी गई। वहाँ सारे अधिकारी मौजूद थे, IG तक के मौजूद थे वहाँ। बच्चे का घर कितनी दूर है यहाँ से? इधर है, इधर जोड़ पे है, बाहर निकल के थोड़ा आगे। हाँ जी, एक बार उधर भी चलना चाहेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे मुफ्ती इब्राहिम साहब से। ये इस मस्जिद के मौलवी हैं और साथ ही बच्चों, जो लगभग 100 या उससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर लड़के लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते थे, जिनके अलग अलग स्कूलों में भी एडमिशन थे, और उसके बाद भी यहाँ दीनी तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि 2 बच्चे ऐसे भी होंगे जो इनके बच्चों की जान का दुश्मन बन जाएंगे, और वो इतनी बेरहमी से कत्ल करेंगे कि जिस कत्ल की गूंज पूरे दुनिया भर में फैल जाएगी कि मस्जिद के अंदर मौलवी साहब की अहलिया का और उनके 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया। साथ ही इनकी जो अहलिया थी उस वक्त लगभग 5 या 6 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट भी बताई जाती हैं। तो ये उस बच्चे की माँ से भी जानने की कोशिश करेंगे। शायद मौलाना साहब कुछ और बताने की कोशिश करें। जी, मैं 1 मिनट और ले जी। मेरे ससुराल वाले जो मेरा साला है, वो उल्टी सीधी जो बकवास कर रहे हैं, पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए प्रशासन ने। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ जी, मैं 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला, उसमें अपना गुजारा करने वाला। अगर प्रशासन ने 5 लाख रुपए ले लिए, 2 करोड़ रुपए ले लिया और इसे जो है बदल दिया। मैं कोई रिश्तेदार नहीं था, वे रिश्तेदार नहीं, एक एक चीज़ की निष्पक्ष जांच हुई। मुझे, मेरे ऊपर जरा सा भी जो है कोई दबाव नहीं था, न मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी थी, न मैंने इन बेचारों को कोई पैसा दिया। आपके घरों के आसपास कैमरे होने चाहिए, मस्जिदों में कैमरे होने चाहिए, और मंदिरों में होने चाहिए, चर्च गुरुद्वारे में होने चाहिए। अगर ये कैमरे ना लगे होते तो आज मुफ्ती साहब यहाँ पास में खड़े होते, क्योंकि जब पुलिस आती है तो उस पर बहुत सारा प्रेशर होता है, दबाव होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही था, जैसे पुलिस को ये पता चलता है कि मस्जिद के अंदर कत्ल हो जाते हैं और आसपास के जो यहाँ घर हैं वो गैर मुस्लिमों के भी घर हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। और इस मामले की मॉनिटरिंग हो रही थी, उत्तर प्रदेश के शासन से, DGP लेवल से हो रही थी। वो पल पल की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। इसलिए कैमरों पर ध्यान बहुत ज़रूरी है। आगे हम इस जो 2 लड़के हैं उनके पास भी चलने की कोशिश करेंगे, उनके घर पर परिवार वालों से मिलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस घटना को किस रूप में देखते हैं, कि इतना गुस्सा था, क्या उन्होंने अपने घर पर अपने परिवार वालों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की थी या नहीं की थी। मस्जिद में मुफ्ती साहब की बीवी और उनकी 2 बेटियों का जो कत्ल हुआ है, कत्ल में जो आरोपी है बड़ा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, उस लड़के की अम्मी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया है तो अम्मी भी अपने बेटे के पास जाती हैं और ये पूछती हैं कि क्या तुमने ये सब किया है कि नहीं किया है। तो यही बात जानने के लिए क्या इनकी बच्चे से बातचीत हुई कि नहीं हुई। आपके अपने बेटे से बातचीत हुई इस घटना के बाद में? नहीं हुई। तो क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? बस जी अल्लाह को पता, मुझे तो पता नहीं। मैं तो अपने घर रहो तो मस्जिद में रह कर था, वही खावा था, सोवा था, रहना सहना उसका वही था, वही पड़ा था। यहाँ तो 10 मिनट को आएगा फिर भाग जाता गद्दनी सी, जैसी कोई करेगा ऐसे ही भरेगा, अपना जो करो ना करा वो अपने आप भुगतेगा। अच्छा, आप उसके पास नहीं जाना चाहती हैं अब? ना हमारा क्या लगा, जो ना सा काम करोगा हमारा कुछ नहीं लगता। तो मैं उस घर में आया हूँ जो छोटा बच्चा था जिसने क्या कत्ल करने में शामिल रहा है, ऐसा पुलिस कहती है। तो उनकी अम्मी से बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है पूरे मामले में? आपका बेटा क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरा बेटा तो कुछ किसी बालक को भी नहीं मार सकता, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। मेरा बालक ऐसा नहीं कर सकता। कैसा व्यवहार है, कैसे बात? बहुत अच्छा है जी। अच्छा, लड़ाई झगड़े कभी? कुछ नहीं, कभी भी। कभी ऐसे सुनने में आया होगा अपने बीवी को पीटा हो? कभी भी नहीं। अच्छा, आज तक का तू तो मैं नहीं है जी। इतना प्यार है जिनमें तो दोनों में बहुत ज्यादा है। मौलवी साहब की बीवी का कत्ल, उनकी 2 बेटियों का कत्ल हो जाता है। उसके बाद हम गांव आते हैं। गांव आने के बाद पुलिस से बातचीत करते हैं जो इसके मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। साथ ही मौलाना साहब से बातचीत होती है, गांव वालों से बातचीत होती है। उन दोनों बालक जो आरोपी बनाए गए हैं उनके परिवार वालों से बात करते हैं। गाँव के लोग, पुलिस और मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं जो भी हुआ है। लेकिन बच्चों के माता और पिता से या परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जहाँ भी ऊपर तक जाने की बात होगी वहाँ तक जाएंगे, उनकी पैरवी करेंगे। उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उनके दिल को भी यकीन नहीं है कि वो बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं वो उन दोनों बच्चों के खिलाफ मिले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये अपने बच्चों को बचाने में कितना कुछ सफल हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको ये जरूर बताना है कि ये पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे के आधार पर टिका हुआ था। यदि CCTV कैमरे ना होते तो शायद इस गाँव के दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।